गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मयंक, बेटा मेरे को होस्ट बना दो। मयंक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बेटा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, यस हो गया है क्या? यस सर। यस 135 डिग्री आ रहा है सर मेरा उसका। यस 4 और 5 5 4। ओके, क्वेश्चन क्या था बेटा? सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं। ये वाला रिलेशन दिया हुआ है बी वेक्टर सी वेक्टर अपॉन वेक्टर डिवाइड बाय रूट 2, राइट? यस यस सर। और इसमें और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। और इनके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोला है क्या? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स हैं सर। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? सर वो वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट लगा देंगे इस पे। क्या बनेगा? ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ठीक, अब बी वेक्टर वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं, सी वेक्टर वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं। तो बी वेक्टर वाले टर्म अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ए डॉट सी माइनस 1/√2 ये बन गया बी वेक्टर टाइम्स। इसको इधर लेके गया तो ए डॉट बी प्लस 1/√2 इंटू सी वेक्टर बी। ठीक, समझ में आया इतना? यस सर। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड जो वेक्टर है, ये राइट हैंड साइड वेक्टर है, दोनों बराबर हैं जी। तो दोनों बराबर अगर होंगे तो बराबर होने का कारण क्या होगा? कैसे हो सकते हैं दो वेक्टर बराबर? मैग्नीट्यूड जीरो मैग्नीट्यूड सेम होएंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन डायरेक्शन भी सेम हो। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या रहनी है? बी वेक्टर बी वेक्टर। राइट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या रहनी है? सी वेक्टर। पी वेक्टर। वेक्टर तो क्या कभी डायरेक्शन बराबर हो सकती है? नो सर। नहीं है सोती सर। डायरेक्शन तो बराबर हो नहीं सकती। जब इनकी डायरेक्शन बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ये इक्वालिटी तो चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो फिर ऐसा जीरो किस केस में हो पाएगा? नल वेक्टर के केस में। नल वेक्टर मतलब जो इनके कॉफिशिएंट्स है, बी वेक्टर का कॉफिशिएंट, सी वेक्टर का कॉफिशिएंट, ये दोनों आपके जीरो होने पड़ेंगे। ए डॉट सी आपको 1/√2 के बराबर, ए डॉट बी आपको माइनस 1/√2 के बराबर। और ये माइनस है तो इसको क्या है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये दोनों तो यूनिट वेक्टर हैं, तो cos 3 पाई बाय 1/√2 आ गई। दैट मीन्स थीटा आ गया बेटा आपका 3 पाई/। और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बेटा ए सी में अगर एंगल निकालने को बोला जाएगा तो वो पाई/4 आएगा, राइट? सबको समझ में आया ये? यस सर। आगे चले। आगे चले। यस सर। थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ जी, कुछ डाउट है? थोड़ा सा ऊपर कर दो ओके, सर। बस
हाँ जी बेटा, हम लोग अब वेक्टर्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। सॉरी, सिस्टम पहले लाइन लिख लीजिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या है, हम लोग एक सिस्टम ऑफ वेक्टर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जिसमें आपको मान लीजिए 4, 5 या 6 जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, तो हम लोग इन जनरल n वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर ऐसे करके टिल an वेक्टर आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर n वेक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा अगर ये इक्वेशन m1 टाइम्स a1 वेक्टर, m2 टाइम्स a2 वेक्टर ऐसे करके टिल mn टाइम्स an वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये m1, m2, m3 ये सब स्केलर वैल्यूज हैं। मतलब आप a1 वेक्टर को m1 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, a2 वेक्टर को m2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, ऐसे करके इन सारे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के आपको ये रिजल्टेंट 0 मिलेगा। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये m1, m2, m3 से लेके mn जितने भी ये कोएफिशिएंट्स है ये सारे के सारे 0 होंगे। सिर्फ तभी पहली वाली इक्वालिटी होल्ड करेगी, m1 टाइम्स a1 वेक्टर, m2 टाइम्स a2 वेक्टर टिल mn टाइम्स an वेक्टर। ये जो पहली इक्वालिटी लिखी है ये वाली, ये सिर्फ तभी होल्ड करे अगर m1, m2, m3 ये सारे के सारे 0 होंगे, तब इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। मतलब m1, m2 की कोई भी 0 के अलावा और कोई भी ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है जिसपे इनका जो सम है वो 0 बनती है। नॉन जीरो वैल्यूज कोई भी अवेलेबल ना हो। और जब मैं कोई भी के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भी सारे के सारे नॉन जीरो होने चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो भी चलेगा, तो भी मैं उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कह पाऊंगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहने के लिए सबके कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। अगर कुछ के कोएफिशिएंट 0 हो गए, कुछ के कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो गए, तब ये इक्वालिटी होल्ड कर जाए तो भी फिर मेरा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली इसका क्या रिवर्स बन जाती है, वो हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक, ये डेफिनेशन समझ में आया कि इस इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स को 0 होना पड़े, तब हम लोग इन सारे वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। जैसे कि
ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था ना, ये उसी का एक पार्ट है। मैंने इस एग्जाम्पल में आपको ये लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट के बारे में बात नहीं बताई, वो हम लोग अब थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली यूज हो जा रहा है कि ये दो वेक्टर थे, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर मैं इन सबको है ना लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊं, मतलब इसको माइनस करके a + 0 कर दूं, तो ये बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कराया जा रहा है? ये भी तो एक स्केलर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। सी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कराया जा रहा है? इस स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है। और सम आपको 0 के बराबर चाहिए, इनका नेट वैल्यू आपको 0 के बराबर चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। आप b का कॉफिशिएंट और c का कॉफिशिएंट ऐसा नहीं ले सकते, कोई इसकी नॉन जीरो वैल्यू नहीं ले सकते जिसपे ये इक्वालिटी होल्ड करे। आपको इनके कॉफिशिएंट को 0 ही लेना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ना, ये सीधा सीधा इस पॉइंट के बाद ये लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली बात ही आ गई है। हमने इसके कॉफिशिएंट को 0 कराया है। हमने ये बोला कि भाई ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इस वजह से इनके कॉफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, अदरवाइज ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पाएगी। सबको समझ में आया ये? समझ में आया? अब इस लीनियरली इंडिपेंडेंट में पता कैसे चलेगा कि कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, कौन से लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं? तो उसके लिए देखिए, आप लोगों के केस में ज्यादातर ये 2 या 3 वेक्टर्स के बारे में ही बात होती है। उसके 4 के बारे में बात होगी तो वो तो वैसे भी आप लोगों ने रिजल्ट पढ़े हुए हैं, तो वो भी एक बार हम लोग बात आगे जाके बात जरूर करेंगे। तो हम लोग है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि भी हमें कैसे पता लगेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस है, कब हमें इनके कॉफिशिएंट को 0 बनाना है, कब कॉफिशिएंट को 0 नहीं बनाना है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो रिजल्ट्स है, पहला रिजल्ट क्या है जी? ए पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स is linearly independent। देखिए, आप लोग बार बार क्वेश्चन देखते हो जिसमें मैं आपको नॉन कोलिनियर की कोई कंडीशन दे रहा होता हूं या नॉन कोप्लेनर की कोई कंडीशन दे रहा होता हूं, तो उनका कहीं ना कहीं तो यूज होगा, इसीलिए मैं वो कंडीशन दे रहा हूं। तो नॉन कोलिनियर का जो रिलेशन है, तभी तो हमें चलो डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी है ना, डॉट प्रोडक्ट की जगह पे भी यूज करना पड़ जाता है नॉन कोलिनियर टर्म को, कई बार है ना क्रॉस प्रोडक्ट में भी यूज करना पड़ जाता है, और नॉन कोलिनियर टर्म का एक यूज लीनियरली इंडिपेंडेंट में भी है कि अगर आपको 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर दिए हों तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मान लीजिए आपको ए वेक्टर बी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हैं, यस सर होंगे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है तो इसका मतलब क्या? सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं, नॉन कोलिनियर गिवन है। नॉन कोलिनियर अगर आपको ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं, इसका मतलब मैं बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं लिख सकता। या ऐसा बोल लो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है
कि अगर मैं ए वेक्टर को m1 से मल्टीप्लाई करूं, बी वेक्टर को m2 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो ये इक्वालिटी कब पॉसिबल होगी? मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाह रहा हूं, क्या ये होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा? नहीं करेगा, पर एक कंडीशन पे कर जाएगा, वही ऊपर वाली। आपने अल्टीमेटली अगर इसे चेक करना है, आपको ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए हैं, तो आपने ये चेक करना है ना कि भी m1 इंटू ए वेक्टर प्लस m2 इंटू बी वेक्टर, क्या ये 0 बन सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, फॉर सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m1 m2? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये इक्वालिटी सिर्फ तभी होगी जब m1 m2 0 होगी। बात समझ में आ रही है? नॉन जीरो वैल्यू के लिए अगर मैं m1 m2 की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लेता हूं, तो उस केस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m2 अपॉन m1 टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन तो क्या बताती है, ये इक्वालिटी तो ये कहती है कि भी दोनों सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए। ए वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर बन के आ रहा है यहाँ पे। तो अगर m1 m2 की कोई नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, तो इसका मतलब वो इक्वालिटी कौन सी बनेगी, ए वेक्टर हैज टू बी माइनस m1 टाइम m2 अपॉन m1 टाइम्स बी वेक्टर। तो उस केस में ये इन्हें कोलिनियर होना पड़ जाएगा, लेकिन हमें नॉन कोलिनियर दिया गया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई जब भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो बस सीधा सीधा याद रखिए आप लोग कि नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सिंपली नॉन कोलिनियर के लिए आप इसे ऐसे याद रखेंगे, ये पेयर की बात है, मतलब दो वेक्टर की बात है कि अगर दो वेक्टर आपको नॉन कोलिनियर दिए हैं तो वो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब बात करेंगे हम लोग 3 के लिए। अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर दिए गए हैं तो वो भी क्या होते हैं, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई दो वेक्टर आ जाएं सेम प्लेन में, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो तीसरा वेक्टर अगर सी वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेगा, तब तो मैं सी वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिख सकता हूं। इन दोनों के टर्म्स में लिखने का मतलब क्या है कि देयर इज सम कोएफिशिएंट अवेलेबल फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट दिस इक्वालिटी इज ट्रू। लेकिन अगर मैं इस प्लेन के बाहर, मान लीजिए ऐसा कुछ है ना, ये प्लेन के बाहर वाला है, डायग्राम में तो प्लेन के अंदर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करिए कि अगर ये सी वेक्टर इन दोनों के प्लेन के बाहर हो, तो क्या मैं सी वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में लिख पाऊंगा? नो सर। मैं इस सी वेक्टर को ए बी वेक्टर के टर्म्स में नहीं लिख सकता। तो जब मैं इस सी वेक्टर को इन दोनों के टर्म्स में नहीं लिख सकता, तो इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब सी वेक्टर को m1 से मल्टीप्लाई करा दें, ए वेक्टर को m2 से मल्टीप्लाई करा दें, बी वेक्टर को m3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये इक्वालिटी 0 अगर होनी है तो ऐसा सिर्फ कब होगा, जब ये सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक, समझ में आया? तो ये मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग से ये बातें बताई हैं। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि भी नॉन कोलिनियर आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन कोप्लेनर आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बात करेंगे हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट की। सर हाँ जी सर, मेरे को ना वो पहले पॉइंट में नॉन कोलिनियर और नॉन कोप्लेनर में ना कंफ्यूजन हो रहा है काफी। मेरे को लग रहा था कि नॉन कोप्लेनर आना चाहिए था ऊपर।
वो मेरे को कहाँ पे? समझ नहीं आ रहा कि वो इधर सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में। यस सर, यहाँ पर दो वेक्टर के बारे में बात होगी तो बेटा नॉन कोलिनियर की बात होगी। आप क्या, जब नॉन कोलिनियर मतलब क्या, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर नहीं चाहिए। तो जब नॉन कोलिनियर लेंगे तो क्या मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख पाऊंगा? नहीं सर। नहीं लिख सकता, राइट? सही है। यस सर, नहीं लिख सकते। तो मुझे अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर दे दिए जाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मुझे अगर ये चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों वेक्टर को m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा और सम का सम कैलकुलेट करूंगा। यस। और इस सम को ऑब्वियसली बात है जीरो बनाने का ट्राई करूंगा। अगर तो m1 m2 की किसी नॉन जीरो वैल्यू पे, m1 m2 की किसी नॉन जीरो वैल्यू पे इसका सम जीरो आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन है कि इनका सम जीरो तभी आए जब इनके कोफिशिएंट जीरो। ठीक। यस सर। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसके सम को जीरो बनाने का ट्राई करूं तो फिर मैं ए वेक्टर को इस टाइप में लिख सकता हूं, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज -m2 अपॉन m1 टाइम्स बी वेक्टर। तो जब मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं तब ये वाली फॉर्म तो क्या समझा रही है मुझे? ये तो एक कोलिनियर वेक्टर वाली इक्वेशन दे देगा। यस सर। लेकिन आपको तो ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर दिए हैं, तो मतलब यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते ना। अगर m1 m2 की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल होगी तो इक्वेशन मेरी बन के आएगी कि नहीं बन के आएगी ये वाली? यस सर। तो जब नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल होगी, ये इक्वेशन बन के आ गई, फिर तो मेरे लिए वो नॉन कोलिनियर नहीं रह गए ना, फिर तो वो कोलिनियर होना पड़ जाएगा ना उन्हें। तो मेरी एक यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गई ना कि मुझे वेक्टर तो नॉन कोलिनियर दिए गए हैं, लेकिन जब मैं m1 m2 की कोई नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे वहां से ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि भी मैं उन्हें जीरो बना रहा हूँ फॉर सम नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2। ठीक है। यस सर। एंड सिमिलरली फॉर थ्री वेक्टर्स, जब वो नॉन कोप्लेनर होंगे तो वहां पे ऐसे कोई कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जिसपे उनका सम जीरो हो जाए फॉर सम नॉन जीरो वैल्यू। अब लीनियरली डिपेंडेंट की बात करते हैं। सर हाँ जी। एक डाउट था हाँ जी बोलिए। सर, अगर तीन वेक्टर्स हैं और सर वो एक ही प्लेन में है लेकिन अलग अलग है, तो हो सकता है, पॉसिबल है? अगर सर अगर तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, तो हो सकता है? तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि भी अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इसी प्लेन में यहाँ पे चला गया, तो मैं इस सी वेक्टर को ए और वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में लिख पाऊंगा ना। अरे हाँ ठीक है सर, हाँ आगे समझ, वो मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करके हम सारे वेक्टर्स कर सकते मैग्नीट्यूड हैं। वगैरह चेंज करके अकॉर्डिंगली हम लोग बना लेंगे। तो अगर मैं इसको सी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर लिख रहा हूँ तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या बनाऊंगा? ऐसा हाँ जी लिख सर। यस सर, आगे समझ। मतलब सी वेक्टर को वन टाइम कर दें, ए वेक्टर को माइनस म्यू टाइम्स कर लैम्डा टाइम्स कर दें, बी वेक्टर को माइनस म्यू टाइम्स कर दें, तो उनका सम जीरो पॉसिबल है। दैट मींस देयर इज सम नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल फॉर लैम्डा म्यू such that this equation is equals to 0। यस सर। तो जब नॉन जीरो वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी तब वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे। थैंक यू सर।
चलिए अब नेक्स्ट लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं। सिस्टम ऑफ वेक्टर्स A1 A2 till AN is said to be linearly dependent if there exist scalars M1 M2 till Mn such that M1 times A1 vector M2 times A2 vector till Mn times An vector is equals to 0। एक मिनट, यहाँ पे एक काम करो, सच दैट के पहले यहीं पे ब्रैकेट में लिखो नॉट ऑल जीरो। अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है उससे कनेक्टेड यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि भी अगर आपको n वेक्टर्स दे दिए जाएं तो इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट कब बोला जाएगा कि अगर इन n वेक्टर्स को हम लोग कुछ कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करा दें, a1 वेक्टर को m1 के साथ, a2 को m2 के साथ, a3 को m3 के साथ, ऐसे करके an को mn के साथ, और इनका सम 0 मिल जाए फॉर सम नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m1 m2 m3 till mn। मतलब m1 m2 m3 से लेके mn के बीच में इनकी कुछ नॉन जीरो वैल्यूज अवेलेबल हैं ताकि इनका सम 0 बन जाए। उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, इसे लीनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट ऑल जीरो। नॉट ऑल जीरो का मतलब ये है कि भाई सारे जीरो ना हो, अगर कुछ जीरो हो भी जाए तो भी चलेगा, तब भी आप इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट ही बोलोगे। कुछ अगर जीरो हो भी जाते हैं तो भी आप इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट ही बोलो। नॉट ऑल जीरो का मतलब क्या, एटलीस्ट वन हैज टू बी नॉट जीरो। बात समझ में? अगर यहाँ पे 5 वेक्टर हुए तो 5 में से अगर 3 के कॉफिशिएंट 0 आ जाएं और बाकी 3 के कॉफिशिएंट नॉन जीरो आ जाए और 2 के कॉफिशिएंट 0 आ जाएं, तब इनका नेट सम 0 बन जाए, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट ही कहेगा। कम से कम 3 तो ऐसे हैं जिसमें नॉन जीरो कॉफिशिएंट बन रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया है? यस। अब इसमें भी वैसे ही कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने रिजल्ट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए पढ़े। पहला रिजल्ट क्या है जी, ए पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। जो वहां पे नॉन कोलिनियर की बात हुई थी, यहाँ पे कोलिनियर की हो गई है जी। ए पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई दो कोलिनियर वेक्टर हो जाएं तो उन कोलिनियर वेक्टर, एक वेक्टर को मैं दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो जब मैं उसको लिख सकता हूं इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नॉन जीरो कॉफिशिएंट अवेलेबल है ताकि उनका नेट सम 0 हो जाए। 3 के लिए क्या है, ट्रायड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। वहां पे नॉन कोप्लेनर की बात हुई थी, यहाँ पे कोप्लेनर की हो गई है। A triad of coplanar vectors is linearly dependent। अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर होंगे मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो क्या होगा, मैं एक वेक्टर को बाकी दोनों वेक्टर के सम के टर्म्स में लिख सकता हूँ, कुछ लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स करके।
That means there is some coefficient available such that their sum is 0. Okay? Yes. सर जैसे जो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था हम्म, सर, अगर उसमें हमारे को बोल देता कि वो कोप्लेनर है वेक्टर्स तीनों, तो हम सॉल्व यहाँ कर पे सकते। सी के बारे में बात हुई थी ना सिर्फ। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी आपको बी और सी के बारे में बोली गई थी। ओके सर। एबीसी के कोप्लेनर होने का वहां पे कोई रोल ऐसा होना नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो रिलेशन क्वेश्चन की सॉल्विंग के बाद मिल रहा था तो वो बी और सी में मिल रहा था। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में बी और सी को नॉन कोलिनियर देने का पर्पस यहाँ पे क्या बन गया कि अगर बी और सी नॉन कोलिनियर दिए हैं, इसी वजह से तो आपने बी वेक्टर का कॉफिशिएंट और सी वेक्टर का कॉफिशिएंट 0 बनाया ना, तभी तो एंगल निकाल पाए। अगर ये आपको नॉन कोलिनियर नहीं दिए होते तो क्या आप इनके कॉफिशिएंट 0 बनाते? नो सर। यहाँ पे नॉन कोलिनियर दिया था, नॉन कोलिनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपने उनके कॉफिशिएंट 0 बना दिए, तो वहां से एंगल मिल गया। अगर Yes, एक sir. कोलिनियर आपको कंडीशन ना दी होती तो फिर आप कोलिनियर की पॉसिबिलिटी भी जनरेट करते, तो कोलिनियर की पॉसिबिलिटी जनरेट करते फिर तो भी इसमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाती, तो एक पर्टिकुलर आंसर ना मिलता आपको। ओके? Yes, sir. तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के नॉन कोलिनियर होने देने का पर्पस यही था कि भाई आप इनके कॉफिशिएंट को 0 बना ले। अब वो कॉफिशिएंट जैसे मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि भाई उसके टर्म्स में तो लिख नहीं पाएंगे, डायरेक्शन तो सेम नहीं कर पाएंगे, तो कॉफिशिएंट को बराबर 0 करके तभी इक्वालिटी बनेगी। तो चाहे तो आप वो चीज समझ लो, चाहे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात समझ लो, तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। ओके? Yes, sir. तो इसमें बेटा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपने जो मोटी मोटी बात याद रखनी है वो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर एंड कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, बस इतनी बात याद रखनी है। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो आप इन इक्वेशंस को क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। आप ये सोच पाएंगे कि मुझे कब किसका कॉफिशिएंट 0 बनाना है और किस कंडीशन पे हम लोग उसके कॉफिशिएंट को 0 बना सकते हैं। ओके? एक दो क्वेश्चंस करते हैं। करिए बेटा ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया। डन सर। सब लोगों ने कर लिया? यस सर। कैसे करना है? उनको लैम्डा टाइम्स लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। यस सर, lambda term। आपको सबसे पहले तो ये बोला गया कि ए और बी वेक्टर तो नॉन कोलिनियर है, और फिर एक्स निकालना ताकि ये दोनों कोलिनियर हो जाए। तो अगर इन दोनों को सी और डी को कोलिनियर होना है, उसका मतलब क्या हुआ कि सी वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स डी वेक्टर लिख सकता हूं। तो मतलब ये वाली इक्वेशन तो होल्ड करने को बोला है। अब इसमें ए वेक्टर के कॉफिशिएंट एक तरफ कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और बी वेक्टर के कॉफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे। तो हम लोग ए वेक्टर के कॉफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड में, इनफैक्ट सबको ही लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। तो x minus 2 minus lambda times 2x plus 1 into a vector b वेक्टर का कॉफिशिएंट 1 plus lambda into b। तो ये इक्वालिटी बन गई है। अब इस इक्वालिटी को तो होल्ड करना ही करना है। तो आपको बोला है ए और बी नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर अगर है तो नॉन कोलिनियर तो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर अगर ऐसी इक्वेशन होल्ड करें तो ऐसा तो सिर्फ कब होगा? जब दोनों कोएफिशिएंट 0 आ जाए। दैट मींस लैम्डा हैज टू बी -1 एंड x minus 2 minus lambda into 2x plus 1, this has to be 0 जी। तो लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी। क्या आ रही है बेटा x की वैल्यू? 1/3 वाली। यस सर 1/3 आ रहा। यस सर। ठीक। यस। अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा दें तो वो भी सेम ही बात होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर कंपेयर कंपेयर मतलब सर मैंने ना करा ऐसे ही था, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर में ब्रेक करके पहले लैम्डा की कोई वैल्यू देखी कि जिसपे बी वेक्टर का सेम आ जाए कोएफिशिएंट। ओके। पता नहीं सर, आंसर तो 1/3 आ रहा था बट मेथड नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने क्या करा है। देखो बात तो एक ही बन रही है। अगर आप कॉफिशिएंट्स को बराबर कर रहे हो, अल्टीमेटली आप कर तो यही रहे हो ना कि डी वेक्टर को किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो जिससे बी वेक्टर के कॉफिशिएंट आपने बराबर करा दिए। यस सर। तो फिर अगर बी वेक्टर का कॉफिशिएंट बराबर होगा तो ए वेक्टर का कॉफिशिएंट भी तो बराबर ही होगा, तभी तो दोनों वेक्टर आपके सेम बन पाएंगे, सेम डायरेक्शन में जा पाएंगे। अगर एक वेक्टर बी वेक्टर का कॉफिशिएंट दोनों का बराबर होगा तो ए वेक्टर का कॉफिशिएंट भी बराबर ही होना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में आए। ओके, तो मीनिंग तो सेम बन ही जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिक उतना हमें मतलब रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर है जो हमने है ना यहाँ पे सॉल्व किया है, जो सोल्यूशन है आप एक बार मेरा वाला सोल्यूशन देखो, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, समझना ज़्यादा इजी है। सर क्वेश्चन थोड़ा
डन सर। ओके जी। हाँ जी, कैसे किया? डन सर। सर डन हो गया ये वाला सेकंड। सर बीच वाले वेक्टर को लैम्डा टाइम्स फर्स्ट वाला वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सेकंड वाला वेक्टर, उसके Yes. बाद कोफिशिएंट्स वो कर दिए, जीरो कर Yes. दिए। ये ए बी सी Yes, में sir. और भी को अलग कर। यस सर। बिल्कुल सही है जी। सर 2 मिनट नीचे वाला क्वेश्चन दिखा दो। सर डन। सभी लोग पहले सेकंड को कंप्लीट कर लो, जिसने भी नहीं किया अभी 1-2 मिनट लगा लो, फिर हम लोग सेकंड को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सेकंड डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको करने सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर आपकी स्क्रीन और वीडियो रुक गई। हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे इन तीनों वेक्टर्स के बारे में। तो अगर आपने इन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है तो आपके लिए ज्यादा बेटर क्या है? आप इन तीनों वेक्टर्स का एसटीपी निकाल लोगे। निकाल लोगे? यस सर। यस सर। ये एसटीपी निकालने का फॉर्मूला क्या? 3 - 7 - 4 3 - 2 1 1 1 2। अब ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉन कॉप्लेनर दिया है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जीरो आधा होगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू जीरो हो गई। तो जब ये इसका एसटीपी जीरो हो गया तो ये कोप्लेनर भी हो गई। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। कंपटीशन के लिए आपने ये वाला मेथड लगाना है। बोर्ड्स में क्योंकि आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसलिए बोर्ड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसे कोप्लेनर प्रूव करना है तो आप क्या बोलेंगे कि भाई मैं फर्स्ट का लैम्डा k1 टाइम्स कर दो, लैम्डा टाइम्स कर दो, जो भी करना है, इसको k1 टाइम्स प्लस k2 टाइम्स
कि अगर इसे कोप्लेनर प्रूव करना है तो पहले को अगर k1 से मल्टीप्लाई करा दे, दूसरे को k2 से मल्टीप्लाई करा दे, तीसरे को k3 से मल्टीप्लाई करा दे, तो k1 k2 k3 की कोई नॉन जीरो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है ताकि ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर के कॉफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे, 3k1 प्लस 3k2 प्लस k3, ए वेक्टर का कॉफिशिएंट, प्लस माइनस 7k1 हाँ जी बेटा। तो पहले ए वेक्टर के कुछ कॉफिशिएंट से, फिर बी वेक्टर के कुछ कॉफिशिएंट्स आएंगे, फिर सी वेक्टर के कॉफिशिएंट्स आएंगे, और इन तीनों वेक्टर्स के जो कॉफिशिएंट है उनका ये नेट वैल्यू आपको क्योंकि 0 के बराबर चाहिए, तो अब क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये तीनों आपको क्या दिए गए हैं, कोप्लेनर दिए गए हैं, सॉरी नॉन कोप्लेनर दिए गए हैं। तो इस इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 0 कर देंगे यार। इन तीनों के कॉफिशिएंट आपको 0 करने पड़ेंगे, और जब आप इन तीनों के कॉफिशिएंट को आप 0 करेंगे तो वहां से आपने k1 k2 k3 की वैल्यूज निकालने का ट्राई करना होगा। तो अगर वो k1 k2 k3 की वैल्यूज 0 0 0 के अलावा कुछ और मिल जाती है तो आप क्या बोलेंगे, ये तीनों जो वेक्टर आपको दिए गए थे वो कोप्लेनर है। There is some non-zero k1 k2 k3 are available such that their sum is 0. Okay? Yes. Third question. सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही, मतलब 2 का सम 1 के इक्वल आ रहा था। सर मेरे को तो 0 आ रहा था तीनों। मेरे भी तीनों 0 आ रहे हैं। यस सर, मेरे भी तीनों 0 आ रहे हैं। सर 1 मिनट का टाइम दे दो प्लीज। हाँ करी 1 मिनट बेटा, ये आपको पॉइंट्स दिए हैं सबसे पहली बात। तो अब मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स पॉइंट्स लिखा है, अब उसका आप लोगों ने मीनिंग रिलेट करना है। आपने ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है। तीन वेक्टर के कोलिनियर होने की बात नहीं होती, 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की बात होती है। तो एक बार देखिए, आप पूछिए क्या होना चाहिए। सर बस एक सर हो गया प्रूव। हो गया सर। सर मैं थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाया इसमें। ओके
हो गया हो गया सर। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा? a माइनस बी वेक्टर को a माइनस सी वेक्टर से रिलेट, कि इन 3 पॉइंट से आप कोई 2 वेक्टर निकाल लेंगे उनके सब्ट्रैक्शन करके, है ना। ये 3 वेक्टर, ये 3 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिए गए हैं। ये डिफरेंस है क्वेश्चन में देने का। तो आपने क्या करना है, अब पहले का कोऑर्डिनेट्स ये है, दूसरे के कोऑर्डिनेट ये हैं जी, तीसरे के कोऑर्डिनेट है -7b + 10c। तो अब आपने इसको a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b, इसको c। तो ए बी वेक्टर पहले निकाल लेंगे, फिर ए सी वेक्टर निकाल लेंगे जी। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 7c वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या आएगा जी, ए सी वेक्टर क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर प्लस 7c प्लस वेक्टर 7c वेक्टर। नेगेटिव टाइप। जब हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए सी वेक्टर निकाल लिया, तो हम लोग इन दोनों को, इनकी वैल्यूज देख के बड़े आराम से बोल पा रहे हैं कि भाई ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए सी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही इस ए सी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो जब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए ऑटोमेटिकली। यस सर, ऐसी ठीक। सर इसमें ABC और नॉन कोप्लेनर कैसे यूज हुआ है? देखिए, इसको वैसे तो ये वैल्यूज इतनी ज़्यादा सिंपल वाली आ गई है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली रिलेट कर लिया। अदरवाइज कायदे से ये मेथड क्या होना चाहिए था कि भी मैं फर्स्ट वेक्टर को m1 से मल्टीप्लाई करा दूं, लैम्डा से बोल दो चाहे, और सेकंड को m2 से मल्टीप्लाई करा दूं, ताकि ये नेट सम 0 आ जाए। अगर इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि भाई m1, फर्स्ट को m1 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को m2 से मल्टीप्लाई करो और सम 0 आ जाए फॉर सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m1 m2। कोलिनियर क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। यस सर। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होता है कि अगर हमें कुछ कोफिशिएंट ऐसे नॉन जीरो मिल जाएं ताकि ये सम 0 हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ए वेक्टर के कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे, बी वेक्टर के अकॉर्डिंगली इकट्ठा कर लेंगे जी, सी वेक्टर के इकट्ठा कर लेंगे, और हम यहाँ से अब क्योंकि ए वेक्टर का ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दो तीनों क्या है, नॉन कोप्लेनर हैं। तो ये वाली इक्वालिटी, ये 0 होने के लिए क्या है, हमें ए वेक्टर के कोफिशिएंट को 0 बनाना पड़ेगा। यस। अब ये जो टर्म लिखी गई है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अब ये तीनों नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कोफिशिएंट्स का 0 होना। तो अब हम लोग इस फॉर्म में जब इस इक्वेशन को बना रहे हैं, तो इस फॉर्म में जो कोफिशिएंट आएंगे ये आपके 0 होने चाहिए। जब 0 करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हर बारी आपको m1 m2 तीनों कंडीशन 0 आनी चाहिए, तो हर बारी आपको m1 m2 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं m1 और m2 दोनों को बराबर ले लूं तो ये तीनों के तीनों कोफिशिएंट आपके 0 बन जाएंगे, ये इक्वालिटी आपकी होल्ड कर जाएगी।
That means there is some non-zero value of m1 and m2 is possible such that AB vector and AC vector are इनका जो m1 times plus m2 times of AB and AC are 0. Okay? Okay, sir. Thank you. सबको ये चीजें समझ में आई हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैभव बेटा m1 m2 की जगह 1 एंड लैम्डा लेके कर सकते हो, ये पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप एक वेरिएबल कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे चले सर। हाँ जी सर जो इससे लास्ट क्वेश्चन था उसमें वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। कौन सी इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही है? इक्वेशन वो कौन सी K1 K2 K3 वाली। सर लास्ट क्वेश्चन में, इक्वेशन इससे कौन सी पिछले बोल वाले रहे में। हो? आपने सर कुछ इससे और बनाया पिछले क्या? क्वेश्चन में। ये वाले? यस सर। तो ये मेरी सॉल्व होगी सर। मेरी होगी थी सर, तो मैंने जीरो लैम्डा। सर जीरो मैंने ही आ रहा लैम्डा और म्यू की टर्म्स में किया था, 1/2 और 3/2 आ रहा था। यस सर। देखिए सॉल्व पता क्यों नहीं हो रही? ये जो फॉर्म है ना, आपके तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है ना, k1 k2 k3 में। यस सर। एक बार मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ। 3k1 3k2 प्लस k3। दूसरा क्या है? -7k1 -2k2 प्लस k3। तीसरा वाला क्या था कोएफिशिएंट में? -4k1 प्लस k2 -4k1 प्लस 2k3 प्लस 2k3। ओके, क्या बेटा ये थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स हैं और होमोजीनियस है? अगर आप इसका डेल्टा निकालेंगे 0 आ जाएगा। अगर इसका डेल्टा 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बन जाएंगे? यस सर। अगर इसका डेल्टा 0 आ रहा है मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब 0 0 0 के अलावा भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं ताकि ये तीनों की तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाए। ओके यस सर, आ गया समझ। और इन्हीं क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा तरीका पता क्या होता है कि आप पहली दोनों इक्वेशन को k1 से डिवाइड कर दो। k1 से अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका k2 बाय k1 और k3 बाय k1 में दो इक्वेशंस बन गए। पहली दोनों इक्वेशन में ऐसा कर लो, k1 से डिवाइड k1 से डिवाइड, तो k2 बाय k1 और k3 बाय k1 में दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल लेके सॉल्व कर लो और वही दोनों वैल्यूज k2 बाय k1 k3 बाय k1 की वैल्यूज वो थर्ड में पुट करके देख लो। अगर वो थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि भाई 0 0 0 के अलावा भी और हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ओके यस सर। ओके बेटा, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, 3D ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या है?
सबसे पहले तो 3D में बात करते हैं इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में, जो हमने कुछ 11th में भी पढ़ ली थी। 3D है तो 3 एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर होती है जी, राइट? यस। इसको अगर नेगेटिव में लेके जाना चाहें तो ऐसा भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी लिखा जाता है। इसको y डैश, इसको x डैश, इसको z डैश, ये ओरिजिन को o से डिनोट किया जाता है। तो 3 एक्सिस हैं, एक x o x डैश, एक y o y डैश, एक z o z डैश, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, इसमें अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं 3 तो इसमें प्लेन्स भी तो बन जाएंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। कौन कौन सा प्लेन बनेगा इसमें? y डैश z। एक तो XYZ वाला प्लेन, सॉरी, एक XY वाला प्लेन, एक YZ वाला प्लेन और एक zx। इस अगर पेपर में देखो, देखिए नॉर्मली हम लोग क्या क्या करते हैं, पेपर वाले को हम लोग x और y लेके चलते हैं। तो पेपर वाला प्लेन क्या हो गया, एक प्लेन हो गया जी, वो XY प्लेन हो गया। अब आप इस डायरेक्शन में ऐसा वर्टिकल अगर बनाएंगे जो हॉरिजॉन्टल है, अगर आप चाहे अपनी है ना जो आपकी बेंच है उसके उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसीडर कर सकते हो। आपका जो बेंच वाला प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसको XY मान लीजिए। तो ये वाला प्लेन क्या होगा, कुछ Z में कोई ना कोई आएगा, मान लीजिए XZ प्लेन है, तो ये वाला प्लेन क्या होगा? अगर पहले वाले को XZ माना था तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, YZ हो गया, राइट? यस ठीक है सर, एक बार दोबारा दिखाना। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो मेरा राइट डायरेक्शन है, मेरा राइट डायरेक्शन है, मैं उसको एक्स एक्सिस की तरफ बोल रहा हूँ। जो मेरे सामने की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल में ही, तो जो मेरे सामने की डायरेक्शन है उसको मैं वाई बोल रहा हूँ, और जो मेरे वर्टिकल डायरेक्शन है मैं उसको जेड बोल रहा हूँ। ठीक है? यस सर। तो ये वाला प्लेन, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। यस सर, एक्स वाई। इधर एक्स जा रहा है, इधर वाई जा रहा है। ठीक है? यस सर। इस प्लेन में आपका वाई आपका जेड डायरेक्शन में कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, जेड की तरफ आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हो, जो भी जा रहा है वो आपका सिर्फ एक्स और वाई में जा रहा है ना? अब अगर मैं ये वाला प्लेन बोलता हूँ, ये मैंने टोटली वर्टिकल रखी है, तो अगर मैंने ऐसा वर्टिकल में डायरेक्शन में ये प्लेन रखा है, तो मैं क्या इस डायरेक्शन में, इसमें नहीं जा रहा, इसमें तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, मैं किधर मूव कर रहा हूँ? या तो राइट में मूव कर रहा हूँ या फिर मैं वर्टिकल में मूव कर रहा हूँ, राइट? यस सर। तो राइट में मूव करने का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना हुआ, और वर्टिकल में मूव करने का मतलब क्या हुआ, जेड में मूव करने का। तो मतलब ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड हो गया। ठीक? और अगर मैं प्लेन ऐसा रखता हूं, तो ये वाला प्लेन भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के भी ये परपेंडिकुलर। आर्यन? यस सर, ये वाला वाईजेड हो जाएगा। वाईजेड हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? ये तीनों प्लेन में कैसे? तो 3 प्लेन है जी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब जब ये तीनों प्लेन हमने बना ही लिए, तो इस
इन प्लेन्स में आप लोगों ने अब है ना ऑक्टेंट्स के बारे में भी बात करनी होती है। इसमें टोटल ऑक्टेंट्स कितने बन जाते हैं? 8 टोटल 8 ऑक्टेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 3 प्लेन्स डिवाइड the whole space in 8 octants। जैसे आप 2D में बात करते हैं, 2D में हम लोग बात करते हैं जी क्वाड्रेंट्स की, कि भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों ने पूरे के पूरे इस प्लेन को 4 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे ही बात करते हैं। तो जब हम लोग एक और एक्सिस ले लेते हैं जो कि इन दोनों के बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक, जो इन दोनों के बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो उससे ये जो हर एक क्वाड्रेंट है ये अब 2 फर्दर सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। हर एक क्वाड्रेंट 2 सेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। जैसे यही वाला अगर मैं इसको अगर है ना हम लोग क्वाड्रेंट में बोलते हैं तो इसका नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोलते हैं। जब हमें अब z एक्सिस भी लेनी है यहाँ पे वर्टिकल, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में और एक इनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मली आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया जाता है, इनवर्ड को नेगेटिव लिया जाता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो क्वाड्रेंट है, अब ये पहला वाला क्वाड्रेंट ये अब 2 पार्ट्स में बढ़ गया, एक आउटवर्ड में और एक इनवर्ड में। तो आउटवर्ड वाले को हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम दे देते हैं और जो इनवर्ड वाला सेगमेंट होगा उसको हम लोग फिफ्थ ऑक्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ये वाला जो सेगमेंट है, अब अगर मैं वर्टिकल, सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं? यस सर। यस सर। कि अगर मैं इसे पॉजिटिव एक्स वाई तो दोनों पॉजिटिव ले, लेकिन जेड भी अगर पॉजिटिव ले ले तो फर्स्ट वाला ऑक्टेंट बोल देंगे। अब और यहीं पे एक्स वाई तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर जेड नेगेटिव इनवर्ड वाला ले लेंगे तो फिर वो फिफ्थ वाला ऑक्टेंट बन जाएगा। सिमिलरली इसको अगर फिफ्थ बोला है तो ये 6 हो जाएगा जी। इसमें भी क्या है, जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 2 सेगमेंट बन जाएंगे। इसमें भी क्या है, जेड पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 सेगमेंट बन गए। इसमें भी क्या है, जेड पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 सेगमेंट। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये x, ये y और ये z। फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव होते हैं जी। सेकंड में ये सेकंड नंबर है जी, इसमें क्या है, x नेगेटिव होता है, इसमें क्या है, y क्या रहता है, पॉजिटिव, z क्या है, पॉजिटिव। इसमें भी आउटवर्ड वाला ही लेना है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ये सारे के सारे z आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ ये सारे के सारे z इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, z तो पॉजिटिव है क्योंकि आउटवर्ड लेना है। फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z तो भी फिलहाल पॉजिटिव ही लेना क्योंकि 1 2 3 4 सारे के सारे z आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट की टर्न आई है तो फिफ्थ में x y दोनों प्लस, लेकिन अब ये फिफ्थ बन गया है तो z इनवर्ड वाला मतलब नेगेटिव भी। एंड अकॉर्डिंगली ये सॉरी x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव। सेवेंथ तीनों नेगेटिव। 8 x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z नेगेटिव। ओके, इतना क्लियर है?
नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इसके बारे में बात किया कि भी 3 एक्सिस होती हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 प्लेन बन जाते हैं, और फिर जब 3 प्लेन बन जाते हैं तो ये तीनों प्लेन्स पूरे के पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में बांट देते हैं। उन ऑक्टेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैथ्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? इक्वेशंस की बात करते हैं। तो जो एक्सिस वगैरह हमने बनाई है उनकी इक्वेशन अगर लिखनी पड़े तो वो इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? टू डी में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y equal to 0। 3D में बात करें तो क्या होगा? y equals to z equal to 0। y equals to 0, z equals to 0। ठीक है। देखिए जब आपने 3D में बात करनी है और आप एक्स एक्सिस, सिर्फ आप एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन है ना लिखना चाह रहे हो, तो इसका मतलब उस एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो बदल सकता है। तो एक्स के लिए तो चलो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए। क्या चीजें फिक्स हैं उसके ऊपर? वाई का 0 होना। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब आप वाई डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं चल रहे होंगे, दैट मींस वाई 0। और साथ में आपको z के बारे में भी तो कमेंट करना पड़ेगा ना, जब आप 3D में बात कर रहे हो तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई z भी 0 होगा, कि हम लोग z एक्सिस की तरफ भी बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं। ओके, तो अकेला y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट करना, लिखना सफिशिएंट नहीं है इन केस ऑफ 3D। 2D के जब क्वेश्चन होते हैं तो अकेला y इक्वल्स टू 0 लिख देते हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली x एक्सिस बन जाता है, लेकिन जब 3D में बात करते हैं तो y इक्वल्स टू 0 लिखना सफिशिएंट नहीं है। अकेला y इक्वल्स टू 0 अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? आप x को कुछ भी ले सकते हैं, आप z को कुछ भी ले सकते हैं। तो z को कुछ भी लेने वाला जो सेगमेंट है या जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो लेकिन x एक्सिस के ऊपर आप z को कुछ भी तो नहीं ले सकते, उसके ऊपर भी z फिक्स ही है, 0 है, तो वो अलग से मेंशन करना चाहिए आपको। तो इस तरीके से x एक्सिस की इक्वेशन y equals to 0 and z equals to 0। y एक्सिस की इक्वेशन x equals to 0, z equals to 0 and z एक्सिस की इक्वेशन इतना क्लियर है? यस सर। अब जब 3D में बात करते हैं तो बेटा प्लेन की इक्वेशंस के बारे में भी बातें होती हैं। तो एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी? z is equal to Z 0। equals to 0। तो जैसे मैं आपको लाइन के केस में बता रहा था कि अगर आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखना है तो आपको y इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 दोनों लिखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि अगर आप एक ही लिखते हैं तो फिर वो लाइन नहीं रहती, वो प्लेन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? z इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे कि भाई z तो पक्के से 0 होगा, आप z एक्सिस के लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, लेकिन x एक्सिस या y एक्सिस के लॉन्ग कितना भी चल सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। आप उस प्लेन में कहीं पे भी चले जाए, x कोऑर्डिनेट अगर 10 आ जाए, y कोऑर्डिनेट 4 आ जाए, वो x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट 4, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या मैं इस इक्वेशन को 0 into x plus 0 into y plus z equals to 0 ऐसा लिख सकता हूँ? तो मैं बोल सकता हूँ ना कि x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड z कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0।
तो जब मैं z इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है कि भाई मुझे सिर्फ z तो 0 चाहिए, x और y कुछ भी हो सकते हैं। तो x y प्लेन में कहीं पे भी आप चल सकते हो, कोई भी वाला पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। वो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेगा ये वाला प्लेन। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट yz प्लेन, x equals to 0. Next zx plane, y equals to 0. Next equation of axis, sorry, equation of lines parallel to axis. पहले हम लोग बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा? y और z कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट्स के बराबर। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल कोई लाइन अगर मुझे बनानी है तो वो कैसी बनानी होगी? कुछ ऐसी बनानी होगी। यस सर। ठीक है, तो जब मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं तो आपका इस लाइन का जो y कंपोनेंट है, सॉरी फिलहाल ये z है ऊपर की वर्टिकल डायरेक्शन में, जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज z, ये आपका कुछ भी हो सकता है। मतलब लाइन यहाँ पे भी आ सकती है, लाइन यहाँ पे भी आ सकती है। तो मतलब ये जो z कंपोनेंट है ये चीज मैटर करेगी ना, लाइन किधर पड़ी है। तो आपको इसके z कंपोनेंट के बारे में बताना पड़ेगा ना। यस सर। अगर ये लाइन होगी तो अलग लाइन होगी ना, ये लाइन होगी तो अलग लाइन होगी ना, ठीक है ना। तो आपको इसके z कंपोनेंट के बारे में बताना पड़ेगा। और इसका z कंपोनेंट होगा क्या? अगर इस लाइन के z कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये z कंपोनेंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा हर एक पॉइंट पे इस लाइन के लिए। यस सर। मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस ही तो नीचे जाना पड़ेगा ना, तब जाके मैं इस लाइन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और इसी लाइन पे पहुंचने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में भी तो चलना पड़ेगा ना। यस सर। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी बेटा? ये y होगा। y एक्सिस। वाली। तो अगर मुझे इस लाइन पे जाना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे कुछ डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस वर्टिकली नीचे जाना है और एक फिक्स डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स दिस। ठीक है, मुझे जो कि है ऑटोमेटिकली वो y एक्सिस के अलॉन्ग चलना पड़ेगा, तब मैं इस लाइन पे पहुंच जाऊंगा। मतलब इस लाइन पे y और z के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। y और z के कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो जाएंगे। यस सर। यस सर। ठीक है ना। इस लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के चाहे मैं इस पॉइंट पे की बात करूं, चाहे इस पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, सबके लिए मुझे क्या करना होगा? एक फिक्स डिस्टेंस y चलना होगा जी, सबके लिए सेम डिस्टेंस रहेगा, और एक फिक्स डिस्टेंस z चलना होगा टू गेट दिस पॉइंट। इस लाइन के हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस चलना होगा, y में भी z में भी। ओके, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की फिर इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू k1 z इक्वल्स टू k2। कि y की जो भी कांस्टेंट डिस्टेंस आपको चलना होगा उस कांस्टेंट डिस्टेंस को k1 मान लिया, z के अलोंग जितना डिस्टेंस आपको चलना होगा तो वो z इक्वल्स टू k2।
तो सीधा सीधा आपने है ना जो यहाँ पे एक्सिस की इक्वेशंस लिखी गई हैं y = 0 z = 0, तो पैरेलल टू x एक्सिस के लिए क्या होगा कि y की वो 0 वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू बन सकती है, z की उस 0 के अलावा कुछ और वैल्यू बन सकती है। x कंपोनेंट तो कितना मर्जी वेरी करा सकते हैं। अब पैरेलल टू y एक्सिस की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, x = k1 and z = k2। Parallel to z axis, x = k1 and y = k2। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू स्टैंडर्ड प्लेन्स। पहले हम लोग बात करते हैं पैरेलल टू xy प्लेन। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, xy वाला प्लेन हो, तो इस प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल है, उसकी क्या इक्वेशन होनी चाहिए? z = some constant। यस सर। सर z = constant। अगर ये प्लेन इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, xy प्लेन के पैरेलल है, तो वर्टिकल डिस्टेंस, सबका वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। जो z कोऑर्डिनेट है सब में सेम आ जाएगा ना, ठीक है ना? यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरेलल टू xy प्लेन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो वो z = k, पैरेलल टू yz की इक्वेशन लिखनी है तो वो x = k, और अगर पैरेलल टू z एक्सिस की इक्वेशन, z एक्सिस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो y = k। ओके, ये तो सीधे सीधे याद रहेगा ना। अगर xy था तो z = k लिखा, तो yz है तो x = k लिख दिया, z x y = k। हाँ जी, ये इक्वेशन समझ में आई है सबको? एक्सिस की इक्वेशन, प्लेन्स की इक्वेशन, पैरेलल टू दैट। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो। अब 3D में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। 2D में तो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना? यस 3D में भी वही हो जाता है, बस z ले आता है अंदर। 2D में भी वही हो जाता है, बस एक z वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाता है। 2D में क्योंकि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट होता है, 3D में क्या हो जाता है, x2 - x प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो z वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी जो 2D में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है वो सेम है। सेम तरीके से सेक्शन फार्मूला। पर आपकी अभी आवाज कटी थी, आप एक बार दोबारा बोलोगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा कि जो 2D में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा वो 3D में भी सेम है, बस एक z कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगा लेना। सेम चीज सेक्शन फार्मूला के लिए है। जो 2D में आप सेक्शन फार्मूला पढ़ते हो वो सेम है जी, बस इसमें भी क्या होगा, आप 2D में क्या है, x और y के ऊपर ही तो सिर्फ सेक्शन फार्मूला लगाते हो। 3D में क्या है, क्योंकि z कंपोनेंट भी एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो z वाले कंपोनेंट के ऊपर भी सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला जानते हो? यस सर। यस z और यस तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 होता है जी। फिर y 2D में x के ऊपर भी लगता है, y के ऊपर भी लगता है, तो 3D में क्या होगा, z के ऊपर भी लग जाएगा। इन सेंटर में का फार्मूला भी पढ़ा ही है,
वेक्टर्स में भी एक बार रिकॉल किया था। तो इन सेंटर का फॉर्मूला भी जो आपने 2D में पढ़ा है वो सेम है जी, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाय a + b। ए बी। तो 2D में वो सिर्फ x और y के ऊपर लग रहा होता है, तो 3D में क्या है, एक्स्ट्रा z के ऊपर भी लग जाएगा। तो इसलिए ये जो चार चीजें हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंटर और एंड सेंटर, कि मैं इनके फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखा रहा, आप खुद देख सकते हो, खुद को आपको सब ये सब आते हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि भाई z वाला टर्म अलग से एक्स्ट्रा आ गया और कुछ नहीं फर्क है। 2D में जो फॉर्मूले थे सेम फॉर्मूले। ओके यस यस सर। सर सरकम सेंटर और इन सेंटर के नहीं होते इसमें? फॉर्मूले सरकम सेंटर होते नहीं हैं सरकम सेंटर, इन सेंटर के भी, लेकिन वो एंगल के टर्म्स में होते हैं, तो फिर उनका कोई फायदा नहीं पड़ता। वो tan a sin 2a उनके टर्म्स में होते हैं, तो कहीं जरूरत नहीं होती। ओके सर। एक दो बेसिक क्वेश्चन हम लोग उनके ऊपर करते हैं जो 3D की बेसिक थ्योरी पढ़ी है हमने। करिए बेटा ये क्वेश्चन, काम करें, टाइम हो गया तो क्वेश्चन और लिख लो। ये दोनों आप होमवर्क के लिए ले लीजिए, फिर कल देखेंगे। सर फ्राइडे को था ना रिवीजन क्लास? हाँ फ्राइडे को वो एक्स्ट्रा क्लास ना, वो क्वाड्रेटिक के लिए। यस सर। तो अभी क्या आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास हो रही है आज? यस सर। यस सर। ओके सर सर जैसे वो रिवीजन क्लासेस का बता रहे थे, वो रोज होएगी क्लास मतलब कि या जब कोई डाउट होगा तब? रोज नहीं बेटा, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि 3-3 4-4 दिनों का मैं आपको टाइम देता रहूंगा और 3-3 4-4 दिनों में आपको हम लोग करते रहेंगे। ओके सर। डेली का तो कोई फायदा भी नहीं है ना अभी तो। बस अभी सर वो सेल्फ स्टडी का बाद का टाइम। पता नहीं, बाद का तो जो शेड्यूल है वो मैम ही देंगे। अभी का जो हम लोग कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग किया है, वो 3-3 4-4 दिनों के बाद में। ओके सर। 3-4 दिनों में आप अपना टॉपिक पढ़ लेंगे और हम लोग उसका एक बार एक कंसाइज थ्योरी के लिए हम लोग एक क्लास रख लेंगे। ये हमारा पर्पज है। आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, गुड। ओके बेटा, थैंक यू।